ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ गिरफ्तारी ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। हरियाणा, पंजाब ते चंडीगढ़ की पुलिस कई दिनों तो सुरक्षा प्रबंधों च जुटी हुई है तो हुण इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी सरकार नूं हाईकोर्ट नूं देनी पवेगी। इस दे नाल तुहानूं याद दिवा दईए कि पिछली सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने कहा सी कि जो भी खर्च होया है उसकी जिम्मेवारी रामपाल दी होवेगी। कई दिनों तो कानून और पुलिस का चूहा बिल्ली का खेड खेड रहा रामपाल पुलिस के शिकंजे विच है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल नूं 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत च भेजा है। अगली तारीख तक जो कि 28 नवंबर है, जिसमें वो बड़े विस्तार से एग्जॉस्टिवली बताएं उस ऑपरेशन के बारे में जो बाबा रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए किया गया। क्या रेजिस्टेंस या विरोध उस ऑपरेशन का हुआ, कोई मृत्यु हुई, कोई चोटें लगी और खासकर कोई आर्म्स या एम्युनिशन यहां से रिकवर किए गए या नहीं। ये एफिडेविट डीजीपी हरियाणा 28 नवंबर तक दायर करेंगे, जब अगली हियरिंग होगी और रामपाल को दोबारा हाईकोर्ट के सामने 28 नवंबर को प्रस्तुत किया जाएगा। खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि वे एफिडेविट रिपोर्ट दायर करें जिसमें रामपाल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कोर्ट को इंफॉर्मेशन दी जाए। पुलिस अथॉरिटीज को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस ऑपरेशन में, रामपाल को गिरफ्तार करने के ऑपरेशन में क्या खर्चा हुआ है उसकी भी अकाउंट स्टेटमेंट कोर्ट को दी जाए। खंडपीठ ने मुझे अमाइकस क्यूरे या कोर्ट के सहयोगी वकील के नाते उनको अगली तारीख पर सबमिशन करने को बताया है। कहा है कि जो मर्डर केस में रामपाल और 37 और अभियुक्त हैं और उनकी अभी ट्रायल रोहतक सेशंस कोर्ट में चल रही है, कि क्या वो किसी और जगह, किसी और डिस्ट्रिक्ट में और कौन से उपयुक्त डिस्ट्रिक्ट में चलनी चाहिए। अगली तारीख पर एमिकस क्यूरे के नाते की हैसियत में मैं कोर्ट के सामने सबमिशंस रखूंगा, जैसे कोर्ट ने चाहा है कि जैसे ये वाकया हुआ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, या ऐसे भी और कोई धार्मिक स्थल, डेरे इत्यादि हैं जहां आर्म्स और एम्युनिशन का गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, और क्या हाईकोर्ट को उसकी कॉग्निजेंस भी देनी चाहिए या नहीं। अब अगली हियरिंग कंटेम्प्ट में 28 नवंबर को होगी और रामपाल को दोबारा 28 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पर्सनली पेश होना पड़ेगा। 28 नवंबर तक रामपाल हरियाणा पुलिस की कस्टडी में होंगे। कोर्ट ने इसके बारे में कोई डायरेक्शन या निर्देश नहीं दिया कि उन्हें कहां लेके जाना है,
कौन से जेल में रखना है, कौन सी कस्टडी में रखना है, ये हरियाणा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। There was an application made by the ED in the morning which sought permission of the court to take him to Barwala in connection with the fresh FIR that has been registered there. Does it mean he will be produced before the relevant magistrate there? इससे अलावा कोई और निर्देश नहीं है, मगर कोर्ट ने आज सुबह आज दोपहर को आते ही इस बात पे गहरी चिंता व्यक्त की कि अगर ऐसे और भी कोई डेरे या रिलीजियस स्थल हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, जहां खासकर आर्म्स और एम्यूनिशन गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पे कोर्ट में बहस हुई। एडवोकेट जनरल हरियाणा, रामपाल के वकील और मैं एज एमिकस क्यूरी विचार रखे गए। कोर्ट के निर्देश में आज इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, मगर अगली तारीख पर इस पे उम्मीद है कि डिटेल चर्चा होगी। वकील साहब, जो 28 तारीख तक ये हरियाणा पुलिस पे निर्भर करता है कि वो किस केस के सिलसिले में कहां अभियुक्त रामपाल को लेके जाना चाहते हैं। अदालत ने पुलिस कस्टडी दी है या जुडिशियल कस्टडी जो पुलिस के पास रहेगी, इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे? इसके बारे में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक प्रोटेक्टिव, सिर्फ ये है कि वो क्योंकि उनकी जमानत सुबह कैंसिल हो चुकी है, तो क्या ये माना जाए उन्हें रोहतक जेल में शिफ्ट किया इस जाएगा? कारण क्योंकि और केस भी रजिस्टर हुए हैं, इसके बारे में कोर्ट ने कोई भी अपना विचार व्यक्त नहीं किया है, चाहे लिखित में या जुबानी। क्या उसने अदालत में ये बताया कि जो बरवाला में इंसिडेंट हुआ है उस मामले में रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया या नहीं किया गया? किन किन मामलों में अभी रामपाल गिरफ्तार है? आज सुबह एडवोकेट जनरल हरियाणा ने जो अर्जी कोर्ट के सामने पेश की थी, उसमें कहा गया था और उसके साथ एक डीडीआर रिपोर्ट अटैच की गई है कि कल रात रामपाल को बड़वाला आश्रम से अरेस्ट किया गया और उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे,